सोचिए कि कल्पना कीजिए कि कोई इंसान 30 साल तक सरहदों पर देश की सेवा करता है। बर्फ से ढकी चोटियां हों या रेगिस्तान की गर्मी, सब कुछ झेलता है। बिल्कुल। और फिर रिटायरमेंट के बाद एक सुबह वो उठते हैं और देखते हैं कि बैंक खाता खाली है, मतलब पेंशन रुक गई है। और वो भी इसलिए नहीं कि सरकार के पास पैसे खत्म हो गए। हाँ, एग्जैक्टली। पैसे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि कंप्यूटर में पासवर्ड डालते समय अनजाने में कोई एक स्पेस दब गया था, या फिर कोई सर्वर ये मानने से इनकार कर रहा है कि वो इंसान जीवित है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। आज के समय में हमारे कई पूर्व सैनिकों की ये असलियत बन चुकी है। सही कहा आपने। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी मुद्दे को गहराई से समझने वाले हैं। हमारा जो मिशन है वो ये है कि रक्षा पेंशनर्स के लिए जो ये नया स्पर्श पोर्टल शुरू किया गया है ना, स्पर्श पोर्टल। हाँ, उसका एकदम A to Z आसान हिंदी में डिकोड किया जाए। क्योंकि देखिए, पुराना जो डिफेंस पेंशन सिस्टम था वो किसी धीमी पैसेंजर ट्रेन की तरह था। बिल्कुल, जहाँ फाइलें बस एक डेस्क से दूसरी डेस्क तक खिसकती रहती थीं। हाँ, और महीनों लग जाते थे। अब इस पुराने सिस्टम को हटाकर स्पर्श नाम की एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन ला दी गई है। ट्रेन तो बहुत तेज है, लेकिन इसमें चढ़ने का जो टिकट है, मतलब जो लॉगिन प्रोसेस है, वो लोगों के पसीने छुड़ा रहा है। और पसीने छूटना लाजमी भी है, क्योंकि दशकों पुराने कागजी सिस्टम से सीधे इस डिजिटल दुनिया में आना एक बहुत बड़ा झटका है। अगर हम स्पर्श यानी सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा के पीछे की असली कार्यप्रणाली को समझें, ये बेसिकली है क्या? तो ये रक्षा मंत्रालय का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बीच के सभी बैंकों को हटा देता है और सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़ गया है। अच्छा, मतलब बीच के बैंक गायब। हाँ बिल्कुल। इसका मिशन बस एक लाइन में है, राइट पेंशन एट राइट टाइम, यानी सही समय पर सही पेंशन। पुराने सिस्टम में क्या होता था, जब कोई फौजी रिटायर होता था तो उसका पीपीओ जनरेट होने में 4 महीने तक लग जाते थे। 4 महीने? बाप रे। हाँ, लेकिन स्पर्श के आने के बाद ये समय घटकर मात्र 15 दिन रह गया है। पहली पेंशन जो महीनों तक अटकती थी, वो अब रिटायरमेंट के 1 या 2 दिन के भीतर ही खाते में हिट कर जाती है। रफ्तार के मामले में तो ये वाकई एक बड़ी छलांग है। हमारे जो भी श्रोता खुद डिफेंस पेंशनर हैं या जिनके परिवार में कोई रिटायर्ड फौजी है, उनके लिए तो ये पोर्टल अब एक जीवन रेखा बन चुका है, ताकि उनकी पेंशन कभी ना रुके। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर ये सिस्टम इतना ही एडवांस्ड है तो लोग महीनों से परेशान क्यों हैं? वो तकनीकी बदलाव की वजह से है। मतलब कोई पासवर्ड भूलने की शिकायत कर रहा है तो कोई लॉगिन न कर पाने की। सिस्टम को ऐसा क्यों नहीं बनाया गया कि कोई आम इंसान बिना ज्यादा तकनीकी ज्ञान के भी इसे आसानी से चला सके? देखिए, इसका जवाब ना साइबर सुरक्षा और सिस्टम के आर्किटेक्चर में छिपा है। ओके। जब हम करोड़ों रुपयों के पेंशन फंड को ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं तो सुरक्षा के कड़े नियम बनाने ही पड़ते हैं। मैं बता रहा हूँ। हाँ, वो तो है। अब यहीं से शुरू होती है इस सिस्टम की सबसे पहली पहेली, यूजर आईडी। लोगों को लगता है कि उन्हें कोई नई आईडी बनानी पड़ेगी। हाँ, ज्यादातर पोर्टल्स में तो खुद ही बनानी पड़ती है ना। बिल्कुल, लेकिन यहाँ सिस्टम ने इसे ऑटोमेट कर दिया है। हाँ। जो व्यक्ति का स्पर्श पीपीओ नंबर होता है, उसी के आधार पर आईडी तय होती है। अच्छा, इसका कोई फॉर्मूला है? बहुत सीधा सा फॉर्मूला है। अगर कोई सर्विस पेंशनर है, यानी खुद रिटायर हुआ है, तो उसे अपने पीपीओ नंबर के आखिर में बस 01 लगाना होता है। 01, ठीक है। और अगर कोई फैमिली पेंशनर है तो उसी नंबर के अंत में 02 जोड़ना होता है। बस बन गई यूजर आईडी। चलिए, आईडी तो समझ में आ गई कि पीपीओ नंबर के आगे 01 या 02 लगाना है। लेकिन हमने जो सेंद्री इन्फोटेक की सोर्स सामग्री का विश्लेषण किया है ना, उसमें एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई। वो पासवर्ड वाली बात। हाँ, लोग पहली बार पोर्टल पर जाते हैं और अगर उन्हें पासवर्ड नहीं पता होता तो वो सीधा फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कर देते हैं। जो कि बहुत सामान्य सी बात है करना। लेकिन सोर्स में साफ चेतावनी दी गई है कि पीपीओ का मैसेज आते ही तुरंत फॉरगॉट पासवर्ड नहीं दबाना चाहिए। कम से कम 8 से 10 दिन इंतजार करना चाहिए। ऐसा क्यों है? मतलब सिस्टम तो तुरंत काम करना चाहिए ना। ये तकनीक के बैकएंड और फ्रंट एंड का तालमेल न होने की समस्या है। बेसिकली तालमेल नहीं है। असल में होता ये है कि जब किसी पेंशनर का पीपीओ नंबर जनरेट होकर उनके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए आता है ना, तब तक स्पर्श के मुख्य सर्वर में उस पेंशनर का पूरा डेटाबेस सिंक नहीं हुआ होता है। ओहो, मतलब मैसेज पहले आ गया लेकिन डेटा पीछे है। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति मैसेज देखते ही तुरंत पोर्टल पर जाकर फॉरगॉट पासवर्ड करता है
तो स्क्रीन पे सेंड ओटीपी का जो नीला बटन होता है वो काम ही नहीं करेगा, हैंग हो जाएगा। आप उसे 10 बार दबाइए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि बैकएंड सर्वर को अभी तक पता ही नहीं है कि इस नए पीपीओ नंबर पर ओटीपी भेजने का कमांड भेजना कहाँ है। अच्छा, तो इसलिए 8-10 दिन। हाँ, इसलिए 8-10 दिन का समय देना पड़ता है ताकि सर्वर में डेटा मैप हो सके। उसके बाद ही वो बटन एक्टिव होता है। मतलब ये कि जल्दबाजी करने पर सिस्टम आपको पहचान ही नहीं पाएगा। और यहाँ ना एक और बड़ी व्यवहारिक दिक्कत मुझे दिखती है। क्या? फौजियों का करियर दशकों लंबा होता है। कई बार रिटायर होने वाले को खुद याद नहीं रहता कि सालों पहले रिकॉर्ड ऑफिस में उसने कौन सा मोबाइल नंबर दिया था। हाँ, ये बहुत आम समस्या है। अब ओटीपी चला भी गया तो ये कैसे पता चले कि वो घर के किस फोन पर या किस पुराने नंबर पर गया है? इसके लिए पोर्टल के इंटरफेस में एक छोटा लेकिन बहुत ही उपयोगी फीचर जोड़ा गया है। अच्छा, जैसे ही ओटीपी जनरेट होता है ना, स्क्रीन के ठीक ऊपर एक हरा मैसेज फ्लैश होता है जिसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आखिरी 4 अंक लिखे होते हैं। ओह, ये तो बढ़िया है। हाँ, उदाहरण के लिए अगर वहाँ 2281 लिखा है तो पेंशनर कम से कम ये अंदाजा तो लगा सकता है कि परिवार में किस नंबर के अंत में 2281 है। सही बात है। इससे ये साफ हो जाता है कि ओटीपी हवा में नहीं गया है बल्कि किसी खास नंबर पे भेजा गया है। ये तो हुई ओटीपी की बात। अब मान लीजिए ओटीपी मिल गया, लेकिन इसके बाद जो नया पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया है उसने तो अच्छे के पसीने छुड़ा दिए। हाँ, वो थोड़ा जटिल है। ऐसा लगता है जैसे किसी न्यूक्लियर लॉन्च कोड का पासवर्ड सेट किया जा रहा हो। हाँ, क्योंकि देखिए रक्षा मंत्रालय का डेटाबेस है ना, तो नियम बहुत सख्त है। कोई हैकर आसानी से किसी की जीवन भर की कमाई ना उड़ा ले, इसलिए पासवर्ड में कई लेयर्स जोड़ी गई हैं। तो नियम क्या है इसके? नियम ये है कि पासवर्ड 8 से 12 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। इसमें एक कैपिटल लेटर यानी बड़ा अक्षर, एक स्मॉल लेटर, कम से कम एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ या हैश होना अनिवार्य है। ये तो आजकल हर जगह होता है, इसमें इतना मुश्किल क्या है? मुश्किल ये नहीं है, सबसे ज्यादा लोग जहां फंसते हैं वो है स्पेस की गलती। स्पेस की गलती मतलब? मोबाइल पर टाइप करते समय क्या होता है, कीबोर्ड अक्सर शब्द के आखिर में अपने आप एक स्पेस दे देता है। हाँ, ऑटो करेक्ट में स्पेस आ जाता है। बिल्कुल, और सिस्टम उस अदृश्य स्पेस को भी एक कैरेक्टर मान लेता है और पासवर्ड रिजेक्ट कर देता है। ओह, मतलब पासवर्ड के शुरू या आखिर में स्पेस नहीं होना चाहिए। एकदम, इसलिए टाइप करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। ये वो छोटी छोटी तकनीकी बारीकियां हैं जो मैनुअल बुक में नहीं लिखी होती। खैर, एक बार ये पासवर्ड की अग्नि परीक्षा पार हो गई और पेंशनर पोर्टल के अंदर पहुंच गया तो असली कहानी वहां से शुरू होती है। बिल्कुल, अंदर का काम ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसे आजकल की ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम से जोड़कर देखें ना, तो स्पर्श पोर्टल भी एक एनुअल सब्सक्रिप्शन मॉडल पर चलता है। बहुत अच्छी एनालॉजी है ये, है ना? अगर आपने हर साल इसे रिन्यू नहीं किया तो आपकी सर्विस यानी पेंशन तुरंत कट जाएगी। और इस सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करने का तरीका है अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना। एकदम सटीक बैठती है ये एनालॉजी। अगर सिस्टम को ये प्रमाण नहीं मिला कि पेंशनर जीवित है तो भुगतान वहीं रुक जाएगा। तो पोर्टल के अंदर जाकर क्या क्या करना होता है? पोर्टल के अंदर एक माई डॉक्यूमेंट सेक्शन है जहां से पीपीओ, हर महीने की पेंशन स्लिप और टैक्स के लिए फॉर्म 16 निकाला जा सकता है। अच्छा, ये सब एक ही जगह मिल जाता है? हाँ, लेकिन सबसे बड़ा काम जो है वो है पेंशनर डेटा वेरिफिकेशन यानी पीडीवी और लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना। पीडीवी, इसमें क्या होता है? यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर समझना जरूरी है। जो नए पेंशनर्स हैं ना, जो अभी रिटायर होके सीधे स्पर्श में आए हैं, उनके लिए काम आसान है। उनके लिए क्या है? उन्हें सिर्फ पोर्टल पे कुछ डिक्लेरेशंस एक्सेप्ट करने होते हैं। असली चुनौती उन पुराने पेंशनर्स के लिए है जो 2016 से पहले रिटायर हुए थे और जिन्हें पुराने बैंकों से स्पर्श में माइग्रेट किया गया है। तो उन पुराने पेंशनर्स के लिए ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है? मतलब मैंने सुना है कि इसके लिए कुछ खास तरह के स्कैनर की जरूरत होती है। जी हाँ, अब वो पुराने तरीके काम नहीं आते। भारत सरकार के जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए आधार ऑथेंटिकेशन करना होता है। इसके लिए L1 बायोमेट्रिक स्कैनर जैसे कि मंत्रा MFS 110 की जरूरत होती है। रुको यहाँ, ये L1 क्या है? पहले तो लोग किसी भी फिंगरप्रिंट मशीन पर अंगूठा लगा के काम चला लेते थे ना? यही तो साइबर सुरक्षा का अगला चरण है। पुराने डिवाइस जिन्हें L0 कहा जाता था, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाई जा चुकी थी। सेंध लगाई जा चुकी थी मतलब लोग सिलिकॉन के नकली अंगूठे बनाकर फ्रॉड कर रहे थे। बाप रे। इसके अंदर ही चिप लेवल पर एन्क्रिप्शन होता है। अच्छा, चिप लेवल पर। हाँ, जैसे आप अंगूठा रखते हैं वो उस डेटा को वहीं लॉक कर देता है जिससे फिंगरप्रिंट की नकल नहीं की जा सकती। पेंशनर्स को यही L1 डिवाइस
अपने कंप्यूटर या मोबाइल से कनेक्ट करके अपना सर्टिफिकेट जमा करना होता है। और इसकी कोई डेडलाइन भी होती है ना? हाँ, जिसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की गई है। तकनीक तो बहुत सुरक्षित कर दी गई है। लेकिन देखिए, इसी सुरक्षा ने हमारे कई पूर्व सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर भी खड़ा कर दिया है। आप एनआरआई पेंशनर्स की बात कर रहे हैं? हाँ, हमारे जो एनआरआई पूर्व सैनिक हैं, जो रिटायरमेंट के बाद दुबई, कनाडा या अमेरिका में बस गए हैं, उनका क्या? क्या वो न्यूयॉर्क में बैठकर अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करके इस पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं? नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? इंटरनेट तो वहां भी है। इंटरनेट है, लेकिन इसका कारण है जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग, ये क्या होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श पोर्टल को इस तरह से कॉन्फ़िगर किया है कि यह केवल भारत के इंटरनेट आईपी एड्रेस पर ही खुलेगा। अच्छा, अगर कोई भारत के बाहर के नेटवर्क से इसे एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो साइट लोड ही नहीं होगी। तो फिर उन एनआरआई पूर्व सैनिकों की पेंशन का क्या होगा? वो सिस्टम को कैसे बताएंगे कि वो जीवित हैं? क्या उन्हें हर साल फ्लाइट पकड़कर भारत आना पड़ेगा? नहीं, फ्लाइट पकड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी जटिल जरूर है। उन्हें भारत में मौजूद अपने परिवार के किसी सदस्य या किसी अधिकृत इंडियन एजेंट की मदद लेनी पड़ती है। ओके, मतलब कोई इंडिया से ही एक्सेस करेगा। हाँ, बाहर के देशों में मौजूद भारतीय दूतावास भी इसमें कुछ हद तक मदद करते हैं, लेकिन पोर्टल पर एंट्री भारत की जमीन से ही होनी चाहिए। ये तो हो गया उन लोगों का मामला जो बाहर हैं, लेकिन जो भारत में हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी फंस रहे हैं। हॉलीवुड की फिल्मों में से ग्लिच इन द मैट्रिक्स कहते हैं ना? तकनीकी खामियां। हमारे एक सोर्स रक्षित खन्ना जी के एनालिसिस में एक बहुत ही गंभीर समस्या सामने आई है। वो सीएससी वाली समस्या ना? हाँ, लोग अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी में जा रहे हैं, बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगा रहे हैं, उनके हाथ में जीवन प्रमाण पत्र की सक्सेसफुल पर्ची भी आ रही है। लेकिन जब वो स्पर्श पोर्टल खोलते हैं तो वहां स्टेटस अभी भी पेंडिंग ही दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे सिस्टम ने उनका डेटा खा लिया हो। ये क्या गड़बड़ है? देखिए, सिस्टम डेटा नहीं खाता, बल्कि वो डेटा को पहचान नहीं पाता। पहचान नहीं पाता मतलब? और ये समस्या खास तौर पर उन पेंशनर्स के साथ है जो 2016 से पहले रिटायर हुए थे। जब इन पुराने पेंशनर्स का डेटा बैंकों से स्पर्श पोर्टल में माइग्रेट किया गया तो उनका सर्विस रिकॉर्ड तो आ गया है। हाँ, सर्विस रिकॉर्ड तो आ जाएगा, लेकिन उनकी स्पर्श प्रोफाइल में आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स अपडेट ही नहीं हुई। वो कॉलम खाली रह गए। ओहो। अब सोचिए, पेंशनर ने सीएससी से अपना लाइफ सर्टिफिकेट आधार के जरिए सबमिट किया। जीवन प्रमाण सर्वर ने वो डेटा स्पर्श सर्वर को भेजा और कहा, ये लो इस आधार नंबर का सर्टिफिकेट। लेकिन जब स्पर्श सर्वर अपनी फाइलों में उस आधार नंबर को ढूंढता है तो उसे वो नंबर किसी प्रोफाइल में मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपडेट ही नहीं हुआ था। बिल्कुल। इसलिए वो उस लाइफ सर्टिफिकेट को हवा में लटका देता है और पोर्टल पे पेंडिंग दिखाता रहता है। रुको, मतलब डेटा तो नए घर यानी स्पर्श में आ गया, बिल्कुल, लेकिन उनकी पहचान जो आधार या पैन है वो पुराने घर में ही छूट गई। सही कहा। तो जब तक पेंशनर खुद अपनी प्रोफाइल में आधार नंबर दर्ज नहीं करेगा, बाहर से भेजा गया कोई भी सर्टिफिकेट लिंक ही नहीं होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। और इसमें एक और पेच भी है। और क्या पेच है भाई? जब पेंशनर खुद अपना आधार जोड़ने की कोशिश करता है ना, तो कई बार एक लाल रंग का एरर आता है, आधार डेमोग्राफिक वैलिडेशन फेल। वैलिडेशन फेल? ये क्यों आता है? ये तब होता है जब स्पर्श के रिकॉर्ड और आधार कार्ड के डेटा में कोई अंतर होता है। मान लीजिए स्पर्श में नाम लिखा है राम कुमार और आधार में है राम कुमार शर्मा। स्पेलिंग मिस्टेक या जन्म तिथि में एक दिन का भी फर्क है। दोनों सिस्टम के बीच जो एपीआई बात कर रही है वो इस एक अक्षर की गलती पर ही डेटा को रिजेक्ट कर देती है। मतलब इंसान सही है, लेकिन स्पेलिंग में एक अक्षर की गलती पूरी पेंशन फ्रीज कर सकती है। क्या सिस्टम के पास कोई मैनुअल ओवरराइड नहीं है कि कोई अधिकारियों से पास कर दे? फिलहाल तो ऐसा कोई विकल्प नहीं है। इसका सीधा समाधान यही है कि पेंशनर को अपने नजदीकी आधार सेंटर जाकर अपनी केवाईसी और डेमोग्राफिक डिटेल्स में सुधार करवाना होगा, ताकि वो स्पर्श के रिकॉर्ड से मैच कर सके। जी हाँ, और सिर्फ आधार ही नहीं, पोर्टल पर कुछ और भी कोडिंग की गलतियां या बग्स मौजूद हैं, जैसे कि MACP वाला एरर। ये MACP क्या है और इसका क्या बग है? MACP का मतलब है मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। आसान भाषा में समझें तो ये फौज में एक निश्चित समय के बाद मिलने वाला प्रमोशन या इंक्रीमेंट का एक फायदा है। अच्छा, प्रमोशन का फायदा? हाँ, जब पेंशनर अपनी प्रोफाइल में सर्विस डिटेल्स भरता है तो वहां MACP का विकल्प आता है। अगर कोई पेंशनर नो MACP चुनता है, यानी मुझे ये फायदा नहीं मिला, तो सिस्टम के फ्रंट एंड में एक बग है। क्या बग है?
उसके ठीक नीचे जो ग्रुप चुनने का ड्रॉप डाउन मेनू होता है वो पूरी तरह से हैंग या फ्रीज हो जाता है। अरे यार, अब आप उस पर क्लिक ही नहीं कर सकते और जब तक ग्रुप नहीं चुनेंगे फॉर्म आगे सबमिट नहीं होगा। ये तो सरासर सिस्टम की तकनीकी खामी है, जहां इंसान कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, मैंने सुना है नॉमिनी जोड़ने में भी कोई LTA का एरर आ रहा है। हाँ, LTA यानी लाइफ टाइम एरियर। इसका मतलब होता है कि पेंशनर के न रहने पर उनकी पेंशन का जो बकाया हिस्सा होता है वो किसे मिलेगा। तो इसमें क्या दिक्कत है? जब कोई पेंशनर इस LTA के लिए अपनी पत्नी या पति का नाम नॉमिनी में जोड़ना चाहता है तो ड्रॉप डाउन मेनू में स्पाउस का विकल्प ही गायब होता है। गायब होता है? तो फिर क्या दिखता है वहां? वहां सिर्फ अदर्स यानी अन्य का विकल्प दिखता है। ये तो बहुत अजीब है। अब कोई अपनी पत्नी को कानूनी दस्तावेजों में अदर्स की कैटेगरी में कैसे डाल दे, ये छोटी सी कोडिंग की गलती लोगों के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई है। बिल्कुल। अब देखिए, जब सिस्टम में ही इतने बग्स हों और कंट्रोल पेंशनर के हाथ में ना हो तो फिर सिस्टम से लड़ा कैसे जाए? बेनिफिट डेस्क इंडिया और साझा मोर्चा जैसे स्रोतों ने ना इस पर कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि सही तरीके से शिकायत यानी ग्रीवेंस कैसे दर्ज करें। ग्रीवेंस फाइल करना भी एक कला है। मुझे तो लगता है ये प्रक्रिया कंप्यूटर में कोडिंग करने जैसी ही है। अगर आप सिस्टम को 15 रैंडम तस्वीरें, एक लंबा भावुक निबंध और 10 पुरानी फाइलें दे देंगे तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। हाँ, या अधिकारी कंफ्यूज होकर टिकट क्लोज कर देगा। आपको कंप्यूटर को एकदम सटीक कमांड देनी होगी। ये कोडिंग वाला उदाहरण आपका बिल्कुल सटीक है। बैकएंड पर जो ग्रीवेंस सिस्टम होता है वो एक ट्रायज मैकेनिज्म पर काम करता है। ट्रायज मतलब? वहां बैठे अधिकारी के पास दिन भर में हजारों शिकायतें आती हैं। अगर आप एक ही शिकायत में लिख देंगे कि मेरी पेंशन नहीं आई, स्लिप भी नहीं मिल रही, आधार भी लिंक नहीं हो रहा, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। बिल्कुल। अधिकारी समझ ही नहीं पाएगा कि इस टिकट को किस डिपार्टमेंट को भेजना है। इसलिए पहला नियम है, एक बार में केवल एक समस्या पर फोकस करें। तो एक आदर्श शिकायत कैसी दिखनी चाहिए? मान लीजिए किसी को जुलाई की पेंशन स्लिप नहीं मिल रही है, तो शिकायत में एकदम सटीक जानकारी होनी चाहिए। उसमें पुराना सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जरूर डालें ताकि अधिकारी पुरानी हिस्ट्री देख सके। अच्छा, रिक्वेस्ट नंबर डालना जरूरी है? हाँ, आप लिख सकते हैं, मेरी जुलाई की पेंशन बैंक में आ गई है, लेकिन स्पर्श पोर्टल पर स्लिप जनरेट नहीं हुई है। मेरा पुराना रिक्वेस्ट नंबर ये था जिसे बिना समाधान के बंद कर दिया गया। कृपया स्लिप जनरेट करें या तकनीकी कारण स्पष्ट करें। एकदम टू द पॉइंट। और आपको केवल वही स्क्रीनशॉट या दस्तावेज लगानी चाहिए जो इस समस्या से जुड़े हों। फालतू के पन्ने जोड़ने से अधिकारी ओवरलोड हो जाता है और फाइल रिजेक्ट कर देता है। और अगर पोर्टल पर इतनी अच्छी तरह से शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई ना हो तो एस्केलेशन का सहारा लें। वो कैसे करते हैं? आप PCDA प्रयागराज से सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आर्मी और एयरफोर्स ने अपने अलग अलग स्पर्श नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किए हैं जिनके फोन नंबर और ईमेल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। अच्छा, मतलब सीधे फोन कर सकते हैं? हाँ, आप पोर्टल से बाहर निकलकर सीधे इन अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पेंशन सीधा खाते में पहुंच रही है, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ये डिजिटल बुलेट ट्रेन अभी अभी पटरी पर उतरी है, इसलिए इसके शुरुआती झटके तो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। थोड़ा धैर्य, सही जानकारी और तकनीकी जागरूकता से इन समस्याओं को पार किया जा सकता है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक चेतावनी देना चाहूंगी जो बेहद जरूरी है। जी बताइए। साइबर फ्रॉड करने वाले लोग ना इस कंफ्यूजन का बहुत फायदा उठा रहे हैं। हमेशा याद रखें कि कोई भी सरकारी अधिकारी, PCDA का कर्मचारी या बैंक का व्यक्ति कभी भी फोन करके किसी से OTP, पासवर्ड या बैंक का पिन नहीं मांगता। ये तो सबको ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई कहे कि आपकी पेंशन रुक गई है, तुरंत OTP बताएं, तो तुरंत फोन काट दें। अपने डिजिटल चाबी कभी किसी को न दें। ये सुरक्षा सबसे पहले है। डिजिटल दुनिया ने चीजों को तेज जरूर किया है, लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ा दी है। जाते जाते एक विचार जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है, जिस तेजी से आज हमारे सारे डेटाबेस आपस में जुड़ रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट, आपका आधार, आपके अस्पताल के बिल, आपका क्रेडिट कार्ड, हाँ, सब कनेक्टेड है। तो क्या भविष्य में ऐसा समय आएगा जब किसी भी रिटायर्ड इंसान को ये साबित ही नहीं करना पड़ेगा कि वो जीवित है? क्या सिस्टम हमारे डिजिटल फुटप्रिंट को देख के, जैसे हमने कली कार्ड से दवाई खरीदी या ट्रेन में सफर किया, तो क्या वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि इंसान जिंदा है और पीछे से ही लाइफ सर्टिफिकेट रिन्यू कर देगा?
क्या ये बुलेट ट्रेन एक दिन पूरी तरह ऑटो पायलट पर चलेगी? ये तो खैर वक्त ही बताएगा। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। फिलहाल के लिए अपना पासवर्ड सुरक्षित रखिए, स्पेस का ध्यान रखिए और सही समय पर अपना जीवन प्रमाण पत्र भरते रहिए। इस विस्तृत विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।